हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। सो आज हम बात करेंगे क्लास 9th के लिए विज्ञान विषय के लेसन प्लान के लिए, जिसमें हमारा टॉपिक है आज का ध्वनि। ध्वनि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे पहले हम ऊपर पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे, फिर संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ पर भी आप टीचिंग के लिए जाएंगे, और उसके बाद इसी तरह के ब्लॉक्स बनाएंगे जिस तरह के बने हुए हैं, आपको देख पा रहे होंगे यहाँ। दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि। उसके बाद प्रकरण लिखेंगे, जो प्रकरण है हमारा आज का ध्वनि। फिर सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य किसी भी विषय के लिए सभी लेसन प्लान में कॉमन होते हैं। तो हम शुरुआत के, जैसे कि हमें 20 या 25 बनाने होते हैं, तो शुरुआत के 5 में ही लिखते हैं। तो उसके बाद हम पूर्वज लिख देते हैं। तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, पूर्वज लिखा हुआ है, मैं ओरली बोलता हूँ उसको। तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता को समझाना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि का विकास करना, और छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना, और छात्रों को विज्ञान के तथ्यों नियमों का ज्ञान करना। ये हो गया हमारे सामान्य उद्देश्य। फिर विशिष्ट उद्देश्यों की बात करते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य, जैसे कि हमारा टॉपिक है ध्वनि, तो इससे संबंधित होंगे। पहला है ज्ञानात्मक, तो छात्रों को ध्वनि के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरा है बोधात्मक, तो बोधात्मक में लिखेंगे कि छात्रों को ध्वनि के उत्पन्न होने के कारणों का बोध होगा। तीसरा है कौशलात्मक, तो छात्रों को ध्वनि की विशेषताओं को पहचानने का कौशल प्राप्त होगा। चौथा है अनुप्रयोगात्मक, तो छात्र ध्वनि के परीक्षणों को दैनिक जीवन में कर पाएंगे। अब बात करते हैं सहायक सामग्री, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। तो इसमें हम सिक्कों को लड़ाकर दिखाएंगे, बांसुरी, हथौड़ा, छड़ी आदि, उनको जो भी उपलब्ध होगा उनको लेकर जाएंगे, और नहीं भी लेकर जाएंगे तो लिखेंगे इसमें। फिर शिक्षण विधि में व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि। फिर पूर्व ज्ञान की बात करते हैं। तो छात्रों को ध्वनि की परिभाषा ज्ञात है, पिछली कक्षाओं में जो पढ़ा है उतना ही लिखेंगे पूर्व ज्ञान में। फिर प्रस्तावना में प्रश्न पूछेंगे और उत्तर प्राप्त करेंगे, और इन्हीं से हम अपना जो हमारा प्रकरण है, उद्देश्य कथन है, उसको प्राप्त करेंगे। तो प्रश्न पूछेंगे कि सुबह उठने पर घड़ी में क्या लगाते हैं, तो अलार्म लगाते हैं, छात्र उत्तर देंगे। और यहाँ पे ऐसा ही लिखा हुआ है कि अलार्म लगाते हैं, इसको पूरे उत्तर में लिखेंगे कि सुबह समय पर उठने के लिए घड़ी में अलार्म लगाते हैं। फिर विद्यालय में कालांश की अवधि पूरी होने पर क्या बजता है, तो छात्र बताएंगे कि बेल बजती है। फिर आकाश में बिजली चमकने पर क्या सुनाई देती है, तो बादलों के गड़गड़ाने की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो बादलों के गड़गड़ाने की ध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है, तो ये समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन में, तो छात्रों से ये उद्देश्य ये हो जाएगा कि छात्र नहीं बता पाएंगे कि गड़गड़ाने की ध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है, तो यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, और इसी से हम उद्देश्य कथन निकालेंगे। तो उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि छात्रों, आज हम ध्वनि तथा ध्वनि के उत्पन्न होने के कारणों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, और इसी प्रकार के 5 ब्लॉक्स बनाएंगे, जिसमें प्रस्तावना, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपटकार लिखेंगे। उसके बाद ध्वनि के उत्पन्न होने के कारणों के बारे में शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। फिर प्रश्न में लिखेंगे गिटार के तार खींचने पर क्या होता है, तो छात्र बताएंगे कि तारों में कंपन होता है। तो गिटार के तारों को खींचने पर क्या सुनाई देता है, तो छात्र उत्तर देंगे कि ध्वनि सुनाई देती है। फिर पूछेंगे कि छात्रों से कि ध्वनि क्यों सुनाई देती है, तो छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, यानी उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे कि छात्राध्यापक कथन में कि ध्वनि कंपन के कारण सुनाई देती है। कुछ स्थितियों में कंपन आसानी से दिखाई देते हैं, किंतु अधिकांश में नहीं दिखाई देते हैं। फिर अगला चित्र में गेंद किस प्रकार गति कर रही है, तो उत्तर देंगे छात्र की मध्य स्थिति के इधर उधर गति कर रही है। इसमें हम इस प्रकार करेंगे कि एक धागे से गेंद को बांध देंगे, उसके बाद जिस प्रकार दोलन गति होती है उसी प्रकार उनको प्रदर्शित करके दिखाएंगे, और फिर प्रश्न पूछेंगे। तो एक दोलन से आप क्या समझते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे कि जब कोई वस्तु माध्य स्थिति के इधर उधर गति करके अपनी माध्य स्थिति में वापस आ जाती है, तो इसे ही दोलन कहते हैं। फिर आयाम किसे कहते हैं पूछेंगे, तो छात्र निरुत्तर रहते हैं, उसके बारे में बताएंगे। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे कि जब गेंद अपनी माध्य स्थिति से जितनी दूर जाती है उसे आयाम कहते हैं। और ध्वनि की आवृत्ति से किसे कहते हैं, तो छात्र उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इसको भी एक्सप्लेन करेंगे कि छात्राध्यापक कथन में प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, तथा एक कंपन को पूरा करने में लगा समय आवर्त काल कहलाता है। तो फिर अगला प्रश्न पूछेंगे कि ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो छात्र बताएंगे कि माध्यम की आवश्यकता होती है। मेरी आवाज़ आप तक लोगों तक किस माध्यम से पहुंच रही है, तो छात्र बताएंगे कि वायु के माध्यम से पहुंच रही है। क्या ध्वनि का संचरण किसी और भी माध्यम में हो सकता है, तो छात्रों को इसके बारे में नहीं मालूम है। तो छात्र निरुत्तर रहेंगे, तो आपको बताना होगा कि छात्राध्यापक कथन में एक्सप्लेन करेंगे इस बात को कि ध्वनि वायु के अलावा जलीय माध्यमों में भी संचरण करती है।
तथा ठोस माध्यम में भी ध्वनि का संचरण होता है। ध्वनि की गति सबसे तीव्र ठोस में, उससे कम द्रव में तथा सबसे कम वायु में होती है। अब अगला प्रश्न पूछेंगे कि मोटरसाइकिल की कितनी चाल से चलती है, तो छात्र उत्तर देंगे कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो प्रकाश की चाल कितनी है, तो छात्र बताएंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ाया जाने लगता है। फिर लेकिन ध्वनि की चाल नहीं बता पाएंगे, तो इसको बताएंगे कि ध्वनि की चाल वायु में सबसे कम होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर पर सेकंड होती है। 22 डिग्री पर 344 मीटर पर सेकंड होती है। द्रव तथा ठोस में वायु की अपेक्षा ध्वनि अधिक तीव्रता से गति करती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। मतलब इससे ये होता है कि जो ध्वनि की चाल होती है उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, मतलब कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। बस यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सैंपट सारांश में, तो सैंपट सारांश में प्रश्न पूछेंगे और इनको सैंपट पर लिखेंगे, यानी बोर्ड पर लिखेंगे। तो प्रश्न में है कि ध्वनि की चाल सबसे तेज किस माध्यम में होती है, तो छात्र उत्तर देंगे कि ठोस माध्यम में सबसे तेज होती है, तो उसको बोर्ड पर लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न पूछेंगे कि ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है, तो बताएंगे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर पर सेकंड और 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर 344 मीटर पर सेकंड होती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उत्तर देंगे कि छात्र की ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। निरीक्षण कार्य में कि छात्राध्यापक द्वारा सैंपट सारांश लिखने का निर्देश दिए जाने के बाद कक्षा का घूमकर निरीक्षण किया जाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर छात्रों की निजी सहायता भी की जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब सैंपल सारांश हम बोर्ड पर लिख देंगे, उसके बाद उनको लिखने का निर्देश देंगे। उसके बाद जब वो लिखने लगेंगे तो ये कार्य किया जाएगा कि देख क्लास में घूमकर देखा भी जाएगा। फिर पुनरावृत्ति प्रश्न, तो ध्वनि की आवृत्ति किसे कहते हैं, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक क्या है, तो ये ऐसे प्रश्न ओरली पूछे जाएंगे। फिर गृह कार्य है, तो ध्वनि किन किन माध्यमों में संचरित हो सकती है, ऐसे 2-3 प्रश्न पूछेंगे। तो कैसे लगा आपको ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।